हमने लास्ट क्लास में डीआरआर और डीआरआई का कंसेप्ट समझा और ये भी समझा कि अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो थी वो, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी थे जैसे एनबीएफसी था, इनको छोड़ के बाकी सभी कंपनी के लिए डीआरआर की रिक्वायरमेंट थी अगर ये अनलिस्टेड है तो। लिस्टेड के लिए तो किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो इस क्लास में हम सिर्फ वही क्वेश्चंस ही करेंगे। एक वो वाला भी हमारा ओन डिबेंचर जो हमने परचेज करने हैं ओपन मार्केट में, वो वाला भी है बीच में कंसेप्ट, तो वो दोनों मिक्स होके आएंगे अब हम क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इलस नंबर 2। तो आप इलस नंबर 2 निकालो स्टडी मटेरियल का। देखो स्टेटमेंट में क्या कह रखा है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड के लिए डीआरआर की रिक्वायरमेंट तब है जब वो एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और एचएफसी नहीं होगी। 31 दिसंबर 2011 का उनका बैलेंस दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर्स एम ₹100 ईच, मतलब 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स का बैलेंस 31 दिसंबर 2011 के दिन दे रखा है। डीआरआर में पैसा दे रखा है जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए हमने निकाला है 50,000 रुपए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी डीआरआर में डालें, रिडम्पशन से पहले आपका कभी भी डीआरआर में पैसा चला जाए। लेकिन जो स्टडी मैट कर रहा है वो ये कर रहा है कि जिस साल रिडम्पशन होना है उस साल की पहली तारीख को डाल दिया जाए। पिछले किसी साल में नहीं गया था ना, तो जिस साल रिडम्पशन हो रहा है उसकी पहली डेट 1 अप्रैल को चला जाना चाहिए। हाँ, पहले अगर मान लो, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स हैं, हमारे 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। 10 लाख का 10% मतलब कितने होने चाहिए, 1 लाख रुपए आपके डीआरआर में होने चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल के दिन आपके 50,000 रुपए हैं, तो 1 अप्रैल के दिन ही हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट से या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से हम कितने रुपए निकालेंगे, और 50,000 रुपए, ताकि डीआरआर में पूरे 1 लाख हो जाए। दूसरी बात, उसके बाद कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक, आपके कितने हैं, 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और 10 लाख का 15% एग्जैक्ट आपके 1.5 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, मतलब आपको 1 तारीख को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी होती तो डीआरआर में 1 तारीख को पैसा डालता 1 अप्रैल को, और डीआरआई में इन्वेस्ट भी मैं करता 1 अप्रैल को ही। आगे उसके बाद बैलेंस दे रखा हमें 9 लाख रुपीज का, और डिबेंच जो हमने डीआरआई में इन्वेस्ट किया है वो 1.5 लाख रुपए किया है और 4% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2011, जिस दिन का बैलेंस दे रखा है उस दिन तक का हम इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। 28 फेब 2012 को इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर दिया और डिबेंचर को पे कर दिया 101 में, मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर्स को हमने 101 रुपए में, मतलब 1 रुपए प्रीमियम पे रिडम्पशन कर दिया विद एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी उसका एक्रूड इंटरेस्ट उस दिन का बनता था। कह रहे हो राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इग्नोर टैक्सेशन। हालांकि देखो क्वेश्चन में ना इन्होंने कहा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब एक हिसाब से ये कह रहा है कि अब देखो अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं ना कि बैंक अकाउंट मत बनाएं। लेकिन ना ये पुराने क्वेश्चन है, अच्छे से मॉडिफाई नहीं हुए, इन्होंने बैंक अकाउंट फिर भी बना रखा है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई, अब देखो क्वेश्चन ने तो ये कहा कि एक्सक्लूडिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इन्होंने स्टडी मटेरियल ने बना रखा है बैंक अकाउंट, फिर भी हम एक एक करके सारे लेजर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम 31 दिसंबर के बैलेंसेस लिखते हैं, कौन कौन से हैं। इलस नंबर 2, डिबेंचर्स का रेट कितना है, 6% डिबेंचर्स, और 1 जनवरी 2012 को बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए है, 10,000 गुना 100, 10 लाख रुपए। ये आपके 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। इसी तरीके से डीआरआर के अंदर भी 1/1/12 के दिन बाय बैलेंस बीडी आपका कितने रुपए पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए ऑलरेडी पड़ा है।
ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, 31 दिसंबर है, ये बात आप मान के चलेंगे, ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 31 दिसंबर है तो आप कब इन्वेस्ट करेंगे या कब DRR में डालेंगे पैसा, 1 जनवरी को। अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता तो 1 अप्रैल को, तो ये भी हम करते हैं वैसे। और तीसरा बैलेंस हमारा क्या है, DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इसमें भी हमारा बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है कितना, 1.5 लाख रुपए। आप वैसे उस इन्वेस्टमेंट का नाम भी लिख सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट का नाम दे रखा है तो कोई भी नेम है, क्योंकि आप AS 13 पढ़ चुके हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट का नेम है वो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये 3 बैलेंसेस दे रखे थे, एक बैंक बैलेंस भी दे रखा है, लेजर ज्यादा बच जाएंगे, चलो देखते हैं। ये तो तीनों मेंटेन करें, एक बैंक अकाउंट हम मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि स्टडी मटेरियल में कर रखा है उसको। टू बैलेंस BD कितना है, 9 लाख रुपीस, ये हमारे 9 लाख रुपए हो गए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पिछला पे हो चुका है, हमने 28 Feb 2012 को, मतलब 2 महीने बाद हमने इनके इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया और डिबेंचर्स को हमने पे ऑफ कर दिया। तो देखो DRRI जब रियलाइज होगी तो 1.5 लाख रुपए की थी 1 जनवरी 12 के दिन, 1 जनवरी 12 के दिन, तो हमने इसको 28 फेब है ना, 28 फेब के दिन। लेकिन 28 फेब से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले 1/1/12 को आपको सबसे पहले PNL के थ्रू DRR में 10% पूरे करने हैं। 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर्स हैं, उसका 10% पूरे हो गए 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं 28/2/12 के दिन बाय बैंक, हमने एट पार बेच दिया किसको, 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अच्छा, आपने बेच दिया, बेचने के बाद आपने कितने रुपए में बेचा, पूरे कंप्लीट जितने की थी उतने में पार पे। ये अकाउंट एक बार खत्म होता है, बैंक अकाउंट में बाद में बनाएंगे इकट्ठा। उसके बाद आपने डिवेंचर होल्डर्स को भी पैसे देने हैं 28/2/12 के दिन, टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। कितने रुपए देने हैं आपने, 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए देने हैं। अब एक चीज ये भी देखो ना, जब आपने डिवेंचर होल्डर्स को कितने देने हैं, 10 लाख प्लस साथ में 1 रुपया प्रीमियम भी तो देना है, तो मतलब आपने डिवेंचर होल्डर को टोटल देने हैं 10,10,000 रुपए। तो एक अकाउंट और मेंटेन हो जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स टू 28/2/12 के दिन, के दिन टू डिवेंचर होल्डर्स 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए के ऊपर, या हमारे डिवेंचर्स थे कितने, 10,000, 10,000 गुना 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, और यहाँ पे 10,000 गुना 100, ठीक। अब मैं इसको साथ के साथ 28/2 को ही हम प्रीमियम को कहां से चार्ज करते हैं, PNL से, ये हमने PNL से चार्ज कर दिया। अब हमने इस इन्वेस्टमेंट को भी बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, और अब हमने इसके पैसे उतारने हैं, तो डिवेंचर्स होल्डर्स कितने हैं हमारे, कैसे कैसे आए हमारे डिवेंचर होल्डर्स, 28/2/12 के दिन बाय 6% डिवेंचर से, 6% डिवेंचर से हमारे कितने आए, 6% डिवेंचर से आए हमारे 10 लाख रुपए, और 28/2/12 के दिन ही बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से कितने आए हमारे, 10,000 रुपए, और हम 28/2/12 के दिन टू बैंक कितने से कर देंगे, दोनों का टोटल 10,10,000, ये हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी। देखो अब सारी की सारी चीजें यहां पे क्लियर है,
पहले हमने डिबेंचर से डिबेंचर होल्डर्स में डाले 10 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन भी पीएनएल से चार्ज किया और हमने डिबेंचर होल्डर में डाले, मतलब डिबेंचर होल्डर अकाउंट से यहां से भी आया बैलेंस 10 लाख रुपए, यहां से आया 10,000, हमने उसकी पेमेंट कर दी, ये अकाउंट सेटल। दूसरा DRRI, DRRI का क्या था, सिर्फ बेचना था इन्वेस्टमेंट को, पड़ी तो पहले से थी, खरीदी थोड़ी ना, ऑलरेडी खरीद रखी थी। इसमें क्या था, DRR में ऑलरेडी 50,000 पड़े थे, लेकिन 10 लाख का 10% हमें मेंटेन करने हैं, तो 50,000 हमने और डाल दिया। अब हम इस पैसे को 28/2/12 के दिन टू जनरल रिजर्व में डाल देंगे। अब हम जनरल रिजर्व में कितने डाल देंगे हम इसके अंदर, 1 लाख, 1 लाख रुपए हमारे जनरल रिजर्व में चले जाएंगे। तो ये भी हमारा पूरा हुआ अकाउंट, ठीक है। और एक लास्ट हमारा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमने मेंटेन करना है। तो बैंक अकाउंट हमारा ओपनिंग पड़ा हुआ है 1/1/12 के दिन टू बैलेंस BD, ये कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ। अब मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या मैंने दिया, अगर मैं बात करूं, मैंने 28/2 के दिन बाय, एक तो मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा, एक मुझे 28/2 के दिन टू इंटरेस्ट ऑन DRRI मिला होगा। यहां पे इंटरेस्ट किसका होगा, ऑन डिबेंचर्स। ये कितना होगा, हमने इन्वेस्ट कर रखा था 1.5 लाख, 1.5 लाख के ऊपर 4% और 2 महीने का, मतलब ये बन जाएगा 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए बन जाएगा। ये हमारे डिबेंचर्स थे 10 लाख रुपए के, 10 लाख का 6% इंटू 2/12, 10 लाख का 6% 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 6, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 28/2/12 के दिन बाय डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू हमारी कितनी पेमेंट हुई है, 10,10,000 रुपए की, 10,10,000 रुपए की। और हमारे पास 28/2/12 के दिन टू DRRI को बेचने से कितने रुपए आए हैं, 1.5 लाख। बस बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, हमारा ये बनेगा 9 और ये 10.5, 10,50,000, 10,51,000, 10,51,000 में से 10,20,000 रुपये चले जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 31,000 रुपये बैलेंस रह जाएगा 28/2 के दिन बाय बैलेंस। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में वो हमने कर दिया। हालांकि यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट भी बना सकते थे 2 महीने का, और इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट भी बना सकते थे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अकाउंट क्या, ये मेंटेन करने के लिए था। फिर DRR से जनरल रिजर्व में पैसा डाल दिया। किस दिन मेंटेन करना है, पहले दिन। रिजर्व में किस दिन डालना है, जिस दिन रिडम्पशन हो गया। DRRI को अगर मान लो बैलेंस पहले से इन्वेस्ट ना कर रखा होता तो हम 1 तारीख को, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर की पहली डेट है उस दिन पहले इन्वेस्ट करते। ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बस इसको 28/2 को बेच दिया। अच्छा, इसके अलावा हमने ये ड्यू करे, इसका प्रीमियम भी साथ में ड्यू किया, जिसको पीएनएल से चार्ज किया, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट में इन दोनों का ड्यू बैलेंस आ गया और इसकी हमने पेमेंट कर दी, और इसके हिसाब से हमने बैंक अकाउंट मेंटेन कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था इलस नंबर 2। अब हम इलस नंबर 3 पे आते हैं। नेक्स्ट ऐसे का ऐसे हम कर रहे हैं सीरीज में ही जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों, अब हम करेंगे इलस नंबर 3। सेनकॉम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी वर्ड आते ही आपको पता है नो DRR, लेकिन DRI वर्ड भी वैसे नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट तो है ही है, सभी ने करनी है, लेकिन उसको DRRI नहीं बोल सकता ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली DRI बोल सकते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं ये कहूंगा कि लिस्टेड कंपनी चाहे अनलिस्टेड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, एटलीस्ट 15% करनी है, जैसे इस क्वेश्चन में कर रखी है। सेनकॉम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, मतलब यही से पता लगता है DRR मेंटेन नहीं करना। इशूड ₹1,50,000 5% डिवेंचर ऑन 30 सितंबर 2010।
ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च और 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट देते हैं। द कंपनी हैज पावर टू परचेज डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयरऑफ। इनके पास पावर है कि ओपन मार्केट में परचेज कर सके। द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। हमने अब देखो ईयर एंड इनका कब है 31 दिसंबर को, मतलब मैं क्या बोलूंगा 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 तक के रिकॉर्ड बनेगा। एंड द कैंसिलेशन, इसी साल में हमने कैंसिलेशन कर दी ऑन 31 दिसंबर, तो इसी साल का मतलब इसी डेट पे ही जिस दिन हमने खरीदे ऑन 31 दिसंबर। कभी हमने 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट करी थी 22,500 की। आप चेक करके देख लो, 1.5 लाख रुपए के आपके डिवेंचर है, उसका 15% बिल्कुल एग्जैक्टली 22,500 रुपये बनेगा। तो हमने 22,500 इन्वेस्ट कर रखे हैं। आप करना चाहें बेशक इन्वेस्ट DRI का अकाउंट बना सकते हैं कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर मैं बोलूँ DRI वर्ड लिखा जाएगा, फिर क्या कितना है आपकी, ये मैं वैसे रफली कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ना डिवेंचर अकाउंट और ओन डिवेंचर अकाउंट मांगे बस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1 जनवरी 2012 को टू बैलेंस BD ऑलरेडी कितना है 22,500, बस उसमें से जितना पोर्शन हमारा बिकता जा रहा है, जितना पोर्शन मतलब रिडीम हो रहा है, उसको हम रिडीम कर देंगे। जैसे मान लो देखो यहाँ पे ना 1.5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट में से 25,000 की हमने पहले खरीदी है, फिर 22,000 की खरीदी है, जिसको हमने इमीडिएट कैंसिलेशन कर दिया। तो आप देखो एक बात बताओ ना, ये 1.5 लाख रुपए का 15% 22,500 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हमारे पास। तो 1/1/12 को बैलेंस आया, ये हमने कभी 31 दिसंबर 2010 को इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि एक तो हमने 1 मार्च 12 को हमने रिडम्पशन किया है परचेज ऑफ ओपन डिवेंचर इन ओपन परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। तो उसी दिन हम 22,500 कितने के हैं 25,000 रुपए का 15% बेच देंगे। 1.5 लाख का 15% मेंटेन किया था, 25,000 का 15% बेच देंगे, मतलब 3750। फिर दोबारा से 1/3 के बाद 1 सितंबर को बाय बैंक कितने रुपए है हमारा 20,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू। तो 20,000 का 15% 3,000 रुपये यहाँ पे भी बेच देंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हो और बाकी बैलेंस आ जाएगा जो भी है 3750, मतलब 22,500 में से ये दोनों घटा लो 6,750, तो आपके पास आ गया ये 15,750 आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, ये बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं क्योंकि मांग नहीं रखा, कह रहा है कि डिवेंचर अकाउंट बनाओ और ओन डिवेंचर अकाउंट बनाओ बस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको ये तो पता है कि DRI तो चलो ठीक है रिक्वायरमेंट है, DRR की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन है, आप करेंगे वही। तो डिवेंचर्स अकाउंट हम बनाएंगे, डिवेंचर्स अकाउंट 5% डिवेंचर्स है, एक 12 के दिन बाय बैलेंस BD कितने रुपए है हमारा बैलेंस 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से अब हमने कितने रुपए के डिवेंचर्स परचेज कर लिए हैं, पहले 1 मार्च को परचेज करे हैं, 1 मार्च 12 के दिन, और क्योंकि एक्स इंटरेस्ट परचेज करे हैं तो कितने रुपए में है 24,725 रुपए में, 24,725। तो एक बात बताओ 25,000 रुपए के डिवेंचर्स 24,725 में परचेज किए हैं, तो हमें कितने रुपए का बेनिफिट हो गया, हमें हो गया 275 रुपए का बेनिफिट हो गया ना, आई थिंक 275 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो 1/3/12 के दिन टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 275 रुपए का बेनिफिट हो गया। आपको पता है इसको कहीं ट्रांसफर करना ही नहीं है, जो स्टडी मैट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 12 के दिन फिर से 2 बैंक हमने कितना किया है, 2 बैंक कितने रुपए है 20,125 रुपए बता रहे हैं, लेकिन कम इंटरेस्ट है,
तो हम ठीक है 20,125 में से कम इंटरेस्ट है उसको एक्स इंटरेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों की कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं, ऐसा कि जो 1 मार्च को हमने खरीदा है ना, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 25,000 का 6% सॉरी 5%, और 1 मार्च को था ना, तो 30 सितंबर के बाद 1 मार्च तक 5 महीने। तो ये बनेगा आपका कहीं ये बन रहा है 521 रुपये। और जो दूसरा इंटरेस्ट 1 सितंबर को होगा वो बनेगा आपका 20,000 रुपये के ऊपर 5% इंटू 31 मार्च के बाद कितने महीने बनेंगे, फिर से 5 महीने, तो ये बन जाएगा आपका 417 रुपये। लेकिन बात ये आती है, क्योंकि ये वाला जो था ना इन्वेस्टमेंट जो हमने मतलब ओन डिवेंचर खरीदे हैं, वो जो है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, कम इंटरेस्ट है, उसको एक्स इंटरेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 417 रुपये लेस करने पड़ेंगे। तो 20,125 रुपये में से 417 रुपये अगर मैं लेस कर देता हूँ तो 19,708 रुपये आ जाता है। तो अब मुझे कितने का बेनिफिट हुआ, 1/9/12 के दिन टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना हुआ, 20,000 में से ये 708 लेस करने के बाद तो आपका बच गया ये 292 रुपये। बाकी आपका 31 दिसंबर 12 के दिन क्लोजिंग बैलेंस आ गया, 1.5 लाख में से 25,000 और 20,000 45,000 चला गया, तो हमारे पास बाकी कितना रह गया, 1,05,000 रुपये के डिबेंचर्स रह गए। ठीक है, ये हमारा था डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि इन्होंने मांग ही यही रखा है। दूसरा इन्होंने मांग रखा है, अब एक बात है आपको मैं एक चीज बताऊं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है कि आप जो डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, आपका मेन डिबेंचर खरीदने का जो पर्पस है ना, उसको इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना कि आगे कभी बेच देंगे या कभी फ्यूचर में कैंसिल कर देंगे। भाई आज सस्ते मिल रहे हैं, आपने डिबेंचर खरीद रहे थे, सस्ते में मिल रहे हैं, कल को ना हमें प्रीमियम पे रिडम्पशन करना पड़ेगा, कल को 100 रुपये वाले पे 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आज 100 रुपये वाले पे 2 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, चलो खरीद लेते हैं। एक सोच तो ये होती है कि चलो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फ्यूचर में देखेंगे, हो सकता है कि हमारा महंगे पे बिक रहा हो तो चलो एज एन इन्वेस्टमेंट वापस बेच देंगे उसको, जैसे खरीदते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि उसको कैंसिल भी कर दें। लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं है आपके स्टडी मटेरियल में अब, लेकिन ये वर्ड यूज कर रहे हैं ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता क्या है, हम यहाँ पे जिस दिन खरीद रहे हैं उसी दिन कैंसिल कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्होंने वर्ड यूज करा ना इन्वेस्टमेंट, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलो ओन डिवेंचर अकाउंट बना देते हैं। हम क्या लगा रहे थे अभी तक, शॉर्टकट लगा रहे थे, आपको पता है आप शॉर्टकट लगा रहे थे। मतलब अगर मैं इसको देखूं इस वाले को, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ा, अभी तक मैंने वो अकाउंट नहीं बनाया था, अगर मैं बनाता हूं, इसकी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होनी चाहिए, 521 और 417। मैं एक काम करता हूं, देखो मुझे करके बताना पड़ेगा एंट्री के थ्रू। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके 5% डिबेंचर्स डेबिट हो रहे हैं 25,000 वाले 1/3 को, उसके बदले में आप जेब से कितने दे रहे हो, 24,725। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑन कैंसिलेशन, 275 हो रहा ये हो रहा है। क्या आपको अगर क्वेश्चन में इसने ओन डिवेंचर अकाउंट मांगा है, ओन डिवेंचर अकाउंट मांगा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे टू ओन डिवेंचर लिख दूँ और एक ऊपर एक एंट्री और कर दूँ 1/3 के दिन, ओन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक 24,725 रुपये करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ओन डिबेंचर अकाउंट मेंटेन करना है। आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते जैसे पहले क्वेश्चन में आपने लगाया था, ठीक है। तो आपको पहले ये एंट्री करनी है प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद इसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टू बैंक लिखूंगा क्या, ये चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या यहाँ पे टू बैंक लिखूंगा? नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओन डिबेंचर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओन डिबेंचर्स,
शॉर्टकट देखो हर जगह नहीं लग सकता, आपको पूरा कंप्लीट तरीके से काम करना है तो पहली एंट्री ये करो, दूसरी ये करो, और इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको लेजर में भी यहाँ पे टू ऑन डिबेंचर लिखना पड़ेगा जो आपने पहले क्वेश्चन में कर लिखना था, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो आपको टू ऑन डिबेंचर तभी लिखना पड़ेगा ना जब आपसे ऑन डिबेंचर अकाउंट मांगता है, अगर नहीं मांगता तो शॉर्टकट टू बैंक लिख के खत्म। अब फर्दर बात मैं करता हूँ। मुझे एक बात बताएं, जब आप ऑन डिबेंचर खरीदते हैं, अब मैं जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वो मुझे बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सही में। मुझे एक बात बताएं, जब आप ऑन डिबेंचर खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑन डिबेंचर अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, हालांकि इसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं रखना, लेकिन एक बार तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आई ना, आपकी एसेट है, ये एसेट है जिसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी कैंसिल होने वाली है। इसके अगेंस्ट आपकी एक लाइबिलिटी 25,000 वाली लाइबिलिटी कैंसिल होने वाली है 24,725 की एसेट्स के बदले में, और बाकी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही 1 सितंबर की एंट्री है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो इसके साथ आप इंटरेस्ट देंगे, जो इसके साथ इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट आपका कौन सा इंटरेस्ट है? खर्चे वाला इंटरेस्ट है या इनकम वाला इंटरेस्ट है? अब आप ये बोलोगे ये तो खर्चे वाला इंटरेस्ट है क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। अब मैं आपको फर्दर बात बता दूं, मैं ना इसको थोड़ा सा सबसे पहली एंट्री आपकी प्रैक्टिकली अब क्या होगी? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ऑन डिबेंचर आपके कितने रुपए के थे? 24,725 रुपए। इसके साथ आप वर्ड यूज करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना बन रहा था आपका ये इंटरेस्ट जो अलग से बन रहा था? आई थिंक 25,000 का 5% इंटू 5/12, ये बन रहा था 521 आई थिंक। हाँ जी 521 टू बैंक, जो भी होगा टू बैंक टोटल वो तो लिख लेना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखेंगे या ऑन डिबेंचर लिखेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑन डिबेंचर अकाउंट मेंटेन करना है ना, मतलब एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, होनी उसी टाइम कैंसिल है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखूंगा। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप कहेंगे नॉमिनल अकाउंट, खर्चा डेबिट हो गया, खर्चा है नहीं, ये आपका इनकम वाला अकाउंट है। जैसे मान लो मैं अब 1 तारीख को इंटरेस्ट पे करूंगा जिससे मैंने खरीदे, अगर मान लो मैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता, किसी और जगह पे कहीं पे भी, हालांकि मैंने अपने ही कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता और 30 सितंबर को उस पर्सन को इंटरेस्ट मिल चुका था 30 सितंबर तक, अब अगला इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलना है, मैंने 1/3 को उससे वो डिबेंचर्स खरीद लिए, क्या मैं उसको 5 महीने का इंटरेस्ट दूंगा क्या? यस। 31 मार्च को मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का। वो भी कौन सा इंटरेस्ट नाम होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ऑन डिबेंचर का मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दूंगा बस। ऑन डिबेंचर भी एक नाम है ना भाई, मैंने अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो आप इसको उस तरीके से सोचो, अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो 5 महीने का पहले देंगे, फिर 6 महीने का आपको पूरा मिलेगा, अल्टीमेटली सेट ऑफ होकर पीएनएल की आपके क्रेडिट साइड में 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। इस हिसाब से ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना, ये आपकी फ्यूचर में इनकम को कम करेगा, क्योंकि आज आपने 521 पे करे हैं 5 महीने के, फिर मान लो 31/3 के दिन, हालांकि मैं आपको अभी ऑन डिबेंचर से कैंसिलेशन की एंट्री नहीं करवा रहा, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था बीच में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात, वो तो होनी है, डिबेंचर डेबिट टू ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मैं आपको कह रहा हूँ कि 31/3/12 के दिन जिस दिन इंटरेस्ट मिलना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मान लो कहीं इन्वेस्ट किया होता तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना मिलता? 25,000 का 5% इंटू 6/12, तो ये बन जाता 1250 का आधा 625 रुपये। अल्टीमेटली 625 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, लेकिन 521 मेरा गया, तो नेट हमारे पास 104 रुपये पीएनएल में जाएगा। आप इसको खर्चे वाला इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, एक्सपेंस वाला, आप इनकम कम करने वाला इंटरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी 6 महीने की इनकम आएगी, इसमें से 5 की ऑलरेडी पहले से हम पे कर चुके होंगे, जिससे भी हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है। तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वर्ड में बहुत फर्क है। मैंने जब पहला क्वेश्चन आपको करवाया था ना, वहां पे हमने शॉर्टकट लगाया था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू ऑन डिबेंचर नहीं,
वहां पे जब मैंने इंटरेस्ट पे किया था ना, तो वहां पे मैंने खर्चे वाला ही पे किया था, क्योंकि मैंने उसको संभाल के रखना ही नहीं है इन्वेस्टमेंट को। तो मैंने क्या किया था, 6% डिवेंचर डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और एक इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक, ये कह के कि भाई जिस पर्सन से मैं डिवेंचर्स खरीद रहा हूँ ना, मैं उसको ये कह रहा हूँ हमने तो कैंसिल करने हैं इमीडिएट कैंसिल करने, तो मैंने उसको 5 महीने का इंटरेस्ट देके अलग कर दिया कि भाई ठीक है, तेरे को 1 महीने बाद 6 महीने का पूरा देना पड़ता है, मैंने तेरा 5 महीने का कर दिया, वो खर्चे का इंटरेस्ट बोला जाता। यहाँ पे जब ओन डिवेंचर अकाउंट एक बार खुल जाएगा ना, तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इन्वेस्टमेंट बन जाती है तो ये इनकम कम करने वाला इंटरेस्ट है, जो फ्यूचर में 6 महीने की इनकम में से 5 को सेटल करके 1 महीने की रह जाएगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं अकाउंट में अप्लाई करूंगा। अकाउंट में कैसे अप्लाई करूंगा, AS 13 के अकॉर्डिंग देखो, आपका ना हमेशा एक्सपेंस डेबिट होता है, ये नॉमिनल का रूल है, और इनकम क्रेडिट होती है, ये भी नॉमिनल का रूल है। मतलब अगर इनकम हो रही है तो क्रेडिट होगी, खर्चा हो रहा है तो डेबिट होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इनकम कम हो रही है तब भी तो डेबिट होगा नॉमिनल, मतलब, और आपका खर्चा कम हो रहा है तो वो भी तो क्रेडिट होगा नॉमिनल। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है ना, वो इसमें कवर होता है, और जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर है ना, वो इसमें कवर होता है। अल्टीमेटली दोनों नॉमिनल में डेबिट हो रहे हैं, समझ रहे बात को, अल्टीमेटली दोनों नॉमिनल में डेबिट हो रहे हैं। ये एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, ये मेरी फ्यूचर इनकम को कम कर रहा है। अगर मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट रखता तो ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, हालांकि मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया क्योंकि समझाने की बात यही थी, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब मैं ओन डिवेंचर अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। ओन डिवेंचर्स को जब मैं रखता हूं अपने पास, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट और अमाउंट, नॉमिनल इंटरेस्ट। पहले आपने 1, 3, 12 को खरीदे, टू बैंक कितने रुपए के खरीदे आपने, 25,000। फिर आपने 1/9 को जो खरीदे ओन डिवेंचर्स, वो 20,000। 25,000 वालों को आपने कितने में खरीदा था, आपने 24,725 रुपए में खरीदा था, और अलग से इंटरेस्ट आया था 521 रुपए। यहाँ पे आपने खरीदा था उनको 20,000 कुछ में खरीदा था आपने उसको 20,125 रुपए में, लेकिन वो कौन सा था, कम इंटरेस्ट था। तो कम इंटरेस्ट था तो हमें 417 रुपये अलग करके इसको बोलना पड़ा 19,760। ठीक है, अब मैं इसको आगे इन्वेस्टमेंट के लिए रखता तो कभी ना कभी, जैसे इसके ऊपर, जैसे ये 2 बैंक है, मैंने 1/3 को इन्वेस्ट किया, सोच के देखना, मैंने 1/3 को इन्वेस्ट किया, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा अभी, 1/3 को इन्वेस्ट किया। मान लो मैं इसको इन्वेस्टमेंट को संभाल के रखता, तो मुझे 1 महीने बाद ही 31 दिन के दिन 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता। तो इनकम आई, लेकिन उसमें से पहले से चली गई 5 महीने की, तो नेट हो के 1 महीने की इनकम बचती। इसलिए ये इनकम कम करने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है, ना कि खर्चे वाला, होने दोनों डेबिट है। तो अब क्योंकि हमने उसी दिन ही कैंसिल कर दिया था, तो 1/3/12 के दिन बाय रेट कितना था डिवेंचर्स का, डिवेंचर्स का रेट है आपका 5%, बाय 5% डिवेंचर्स 25,000 के थे और 24,725 रुपये में कैंसिल हो गए। आपने जितने में खरीदा था उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, बाकी तो प्रॉफिट जाएगा ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और फिर उसके बाद 1/9/12 के दिन भी बाय 5% डिवेंचर्स 20,000 के थे और वो कितने में हो गए 19,708।
तो अल्टीमेटली आपका 31/12/12 के दिन बाय PNL कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल 521 और 417। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 521 417 मतलब 938 रुपये। ये आपके नेट PNL में चले जाएंगे। बस ये था आपका क्वेश्चन ऑन डिबेंचर का, सिंपल था। बस आपने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारा हो गया इलस नंबर 3 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट इलस करते हैं। देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं इलस नंबर 4, जो आपका इलस नंबर 2 जैसा ही है, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसलिए हम इसको कर देते हैं। तो देखो एक बारी हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AFI, AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC और HFC। आपका पास पहले ही बता देता है आपको अदर देन है, मतलब आपको DRR बनाना है। 1/4/11 का बैलेंस दे रखा है, 12% डिबेंचर्स है 7.5 लाख रुपए के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4/11 का बैलेंस है बाय बैलेंस PD, 7.5 लाख रुपए डिबेंचर्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ DRR भी पड़ा है 25,000 रुपये। 1/4/11 के दिन बाय बैलेंस PD 25,000 रुपये। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस अभी हमें पता नहीं है कि इस साल हमने रिडीम करने के लिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद DRR इन्वेस्टमेंट के अंदर 1,12,500 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं 10% सिक्योर्ड बॉन्ड के नाम से। DRRI की जगह आप 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने 1/4/11 के दिन टू बैलेंस PD 1,12,500 रुपये। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक बात बताऊं, ये लाइन गलत है, आज के टाइम पे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एनुअल कंट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं है। वो सिंकिंग फंड में हुआ करता था, पुराने टॉपिक थे, हमारे डिबेंचर्स में से हट गए हैं। ये एनुअल कंट्रीब्यूशन वाली लाइन पे से हटा सकते हो, क्योंकि आप तो कभी भी कर सकते हैं ना रिडम्पशन से पहले। और स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग जिस साल रिडम्पशन होना है उस साल के पहले दिन तक आपके DRR में चले जाने चाहिए पैसे, ये रूल है। ठीक है, और लॉ के अकॉर्डिंग DRRI का रूल है कि जिस साल रिडीम होना है उससे 30 अप्रैल जो है या उससे पहले कभी भी, लेकिन इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहा है, 1 अप्रैल को ही कर रहा है उसको भी। DRRI में भी पैसा 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट कर रहा है, अगर करने पड़ रहे हैं साल के अंदर तो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एनुअल कंट्रीब्यूशन वाली लाइन का कोई रोल नहीं है। ऑन 31 मार्च 2012, अब ऐसा भी कहा जा सकता है वैसे एनुअल कंट्रीब्यूशन को लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपनी मर्जी से वैसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, चलेगा। जैसे ये 25,000 थोड़ा थोड़ा करके डले होंगे, लेकिन आप चेक करके देखें ना कि किस साल रिडम्पशन होना है, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन समझ आएगा। वो कह रहा है कि बैलेंस एट बैंक है 7,50,000, इसकी बात ही बाद में करेंगे। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% अबाउ कॉस्ट, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ये इसकी डेट शायद नहीं बता रखी है। ये कह रहा है कि बैलेंस एट बैंक, इंपॉर्टेंट बात है, देखो 31 मार्च 2012 को आपको बैलेंस एट बैंक बता रखा है। आपको बैलेंस जो है 1/4/11 का नहीं दे रखा, मतलब मैं यहाँ पे जो बैलेंस लिखूंगा 31 मार्च 2012 का, 31 मार्च 2012 का टू बैलेंस PD कितना है आपके पास, 7,50,000 रुपये। अभी इसमें कई सारी चीजें रिसीव या पेड होनी बाकी हैं, हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन मैं आराम से करता हूँ एक बार। अब इसी दिन की ही आगे फर्दर बात कर रहे हैं कि ना हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर दिया एट पार और रिडम्पशन कर दिया एट ए प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पे हमने रिडीम कर दिया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमने लास्ट डे ही किया, क्योंकि 31 दिसंबर को ही, 31 मार्च को ही बैलेंस दे रखे हमें बैंक का। उसी लाइन को अगर मैं कॉन्टिन्यूटी में लूँ तो हमने रिडम्पशन किया है कब, 31 मार्च 2012 को। अब रिडम्पशन की बात अगर हम बाद में करें, सबसे पहले बैलेंस में एक चीज बताओ, 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, तो 10% आपके 75,000 रुपये DRR में होने चाहिए। 1/4/11 के दिन बाय SPL यानी बाय PNL से ले लेंगे हम 50,000 रुपये, तो टोटल हो गए 75,000 रुपये। हमने अब क्या करना है, 31 मार्च को
12 के दिन इसको बेचना है 1,12,500, ये हमने इसको बेच दिया। फिर हमने रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, तो मैं इस बैलेंस को 31 मार्च 12 के दिन डाल दूंगा टू डिबेंचर होल्डर्स में। कितने हैं? 7,50,000, लेकिन 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी 31/3/12 के दिन बाय PNL 75,000 रुपये। 7,50,000 का 10% 75,000 रुपये। तो ये भी कहाँ चले जाएंगे? 31/3/12 के दिन टू डिबेंचर होल्डर्स 75,000 रुपये। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में 31/3/12 के दिन कितने आएंगे? बाय 12% डिबेंचर्स कितने हैं? 7.5 लाख रुपए के। और 31/3/12 के दिन ही बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 75,000 रुपये। और 31/3/12 के दिन ही वो बैंक हो जाएगा 8,25,000 रुपये। ठीक है, ये आपके तीनों अकाउंट ऑलरेडी आप एक क्वेश्चन में कर चुके हो। इसी दिन हम 31/3/12 के दिन ही टू जनरल रिजर्व में पैसा डाल देंगे 75,000 रुपये। अब बैलेंस एट बैंक जो दे रखा है, कह रहा है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट वाला इंटरेस्ट जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो आपने रिडम्पशन किया है डिबेंचर्स का 7.5 लाख का 12% पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो पे होने के बाद का ये बैलेंस है। ये स्टडीमेट की अजम्पशन है, क्योंकि वो कह रहा है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले, मतलब पेमेंट हो चुकी है इंटरेस्ट की, सिर्फ रिसीव करना है इसके ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI कितना? 1,12,500 रुपये के ऊपर 10% पूरे साल का, तो 11,250 रुपये। बैलेंस एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, 11,250 रुपये। अब हमने इन्वेस्टमेंट को इसी साल ही बेचा है, तो DRI 1,12,500 रुपये। और इसी दिन हमने रिडम्पशन किया है, तो बाय डिबेंचर होल्डर्स कितने रुपए हैं? 8,25,000 रुपये। तो आप बैलेंस लिख लेना, जो आ रहा है आपका 48,750। 31/3/12 के दिन बाय बैलेंस शीट। अगर आप देखें तो इधर सेकंड फेज में चेंज पता क्या है? यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना। ये अजम्पशन है कि हमें रिसीव नहीं हुआ, पे हो चुका है इंटरेस्ट। बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला, मतलब इंटरेस्ट रिसीव करने वाला जो वो रिसीव कर लेंगे। जो इसका पेमेंट करनी थी ना इस 12% के ऊपर, जो 7.5 लाख है, वो ऑलरेडी पे हो चुका है। ये अजम्पशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे सिंपल था। तो आपका फोर्थ इलस भी हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। YZ लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी है, वही बात अदर देन जो भी बोलता है, मतलब आपको DRR और DRI बनाना है, DRRI बनाना है, सॉरी। तो आपके पास 16,000 12% डिबेंचर्स हैं, वो 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 11 को, और जिसका रिडम्पशन हो रहा है 31 मार्च 12 को। 1 अप्रैल 2011 को फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्वेस्टमेंट है आपकी, मतलब मैं साथ साथ लिख देता हूँ कि आपकी DRRI में, पहले मैं डिबेंचर्स लिख देता हूँ। डिबेंचर्स हैं आपके 16,000 इंटू 100, 16 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 12% डिबेंचर्स 1/4/11 के दिन बाय बैलेंस BD आपके पास है 16 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आपके पास DRRI में पैसा है, जो आप बेशक नाम लिखना चाहे तो लिख लो, इन्वेस्टमेंट का 9% सिक्योर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पूरा नाम लिख लेना। और DRR में पैसा आपका 1 लाख रुपए। तो DRR बनाता हूं मैं सबसे पहले। DRR में 1/4/11 के दिन आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। देखो, 16 लाख रुपए का 10% आपको चाहिए 160। पहले आप ये एंट्री बेशक कर लो,
बाय PNL 60,000 रुपये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद DRRI में इन्वेस्ट कर रखा है टू बैलेंस BD, आपने कर रखा है ऑलरेडी 2000 इन वो है आपके कोई बॉन्ड्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखा है। कब? 1/4/11 तक। लेकिन 1/4/11 को फिर आपको 16 लाख रुपए का 15% मतलब 2,40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट टोटल होनी चाहिए। तो 40,000 की और करेंगे टू बैंक, इसको 15% पूरा करना है साल के पहले दिन, इसको 10% करना है, आपको पता ही है ये। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जितना रिडम्पशन होना है साल के अंदर, क्योंकि आपको पता है साल के अंदर पूरा रिडम्पशन होना है कंप्लीट का, तो जितना रिडीमेबल है रिडीमेबल पूरा ही है इस क्वेश्चन में। 16 लाख का 15% 2,40,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। आगे करते हैं उसके बाद। तो ये कह रहे हैं कि भाई ना हमने 31 मार्च 12 के दिन ना 16,000 डिवेंचर में से 2,000 डिवेंचर्स तो परचेज कर लिए, एवरेज प्राइस ऑफ 99, मतलब हमने ओन डिवेंचर परचेज कर लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत करना जैसे पिछले एक क्वेश्चन में किया था। नॉर्मली परचेज है तो 2,000 जो आपने परचेज किए हैं 31 मार्च 12 के दिन टू बैंक, 2,000 इंटू 99 मतलब 1,98,000, तो 2,000 इंटू 100 मतलब 2 लाख वाले डिवेंचर्स को 1,98,000 में परचेज किया है। और एक्स इंटरेस्ट ही है, वो तो कंफर्म है, अगर कुछ नहीं बोलता तो एक्स इंटरेस्ट होता है। तो मैं क्या बोलूँगा बाकी टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो 31/3/12 के दिन टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आपका हो गया 2,000, क्योंकि हमने 31/3/12 को बाकी भी रिडीम करने थे। 2,000 तो हमने चलो ओन डिवेंचर परचेज कर लिए, बाकी को वैसे ही रिडीम करना है और वो भी एट पार करना है। कुछ क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा ना, इसलिए एट पार है। एट पार है तो आप बस उसको रिडीम करो। लेकिन मैं पहले इसकी एडजस्टमेंट अगर करूँ, इतने रुपए का पैसा जो मतलब 2 लाख बोलूँ मैं, आपने 16 लाख के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया था? 15% 2,40, इसमें से 31/3/12 के दिन बाय बैंक सबसे पहले 16 लाख में से 2 लाख की जो आपने रिडीम करे हैं, 2 लाख का 15% मतलब 30,000 रुपये आप पहले सेल करेंगे। फिर इसी दिन बाकी रिडम्पशन भी हो रहा है, इसी दिन बाकी रिडम्पशन भी हो रहा है, तो उसको भी बेच देंगे। लेकिन आपको समझना है दोनों को अलग अलग बेचना है। ठीक है, मतलब ये स्टडी में करना चाहिए, इकट्ठा भी बेच लेना, क्योंकि एक ही दिन पे हो रहा है ना। तो आप फिर भी इसको समझाने के लिए कि मैंने इस वाले को पहले बेचा जो रिडम्पशन हुआ, और जो बाकी वैसे हो रहा है बाय बैंक, बाकी रह गया आपके 2,40 में से अगर आपके ये सॉरी कितने थे 16 लाख में से 2 लाख का हो गया तो बाकी 14 लाख रहेंगे। 14 लाख का 15% हो जाएगा आपका 2,10,000 रुपये। तो ये तो गई बिक, ये तो हो गया हिसाब बराबर। अब DRR की बात आती है। DRR का भी सारा पैसा जनरल रिजर्व में डालना चाहो तो अलग अलग डाल लो, क्योंकि पहले आपने इसको रिडीम किया है। तो 2 लाख का 10% पहले 2GR, 2 लाख का 10% 20,000, फिर 31/3/12 के दिन ही 2GR। वर्किंग नोट में लिख सकते हो ना, नोट में समझा के नीचे, क्योंकि ये हमने इन्वेस्टमेंट जो करी थी मतलब ओन डिवेंचर परचेज करे थे उसके रिडम्पशन का DRR जनरल रिजर्व में डाला है। और अगले वाले कौन से हैं जो बच गए? अब टोटल हमारे थे 16 लाख, 16 लाख में से 2 लाख वालों का रिडम्पशन हुआ है आपका ओन डिवेंचर खरीद के, तो उसका पैसा जनरल रिजर्व में डाला, उसका पोर्शन 2 लाख का 10%, बाकी 14 लाख जो वैसे रिडीम किया उसका 10% कितना हो जाएगा 1,40,000। ये हिसाब टोटल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टू बैंक भी लिख देता हूँ। टू डिवेंचर होल्डर लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, मैं टू बैंक डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में शायद पता नहीं अकाउंट मांग भी रखा कि नहीं, ये बस ये तीनों अकाउंट ही मांग रखे थे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट मांगा ही नहीं हुआ, तो बस हम इसकी एंट्री कर देंगे 31/3/12। आपका ये क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रखी, अगर आपको कर रखी होती तो आप कर लेते, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है तो दोनों इंटरेस्ट का कर लो ट्रीटमेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि बैंक का बैलेंस भी ओपनिंग नहीं दे रखा तो बैंक अकाउंट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका अब इस क्लास में मैंने आपके DRR वाले क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। अब आपका एक कन्वर्जन का कंसेप्ट रहता है जिसके 2 क्वेश्चंस हैं, और एक अंडर राइटिंग का कंसेप्ट है, मतलब 2 मिसलेनियस से कंसेप्ट है। कन्वर्जन फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन वो अंडर राइटिंग वाला मिसलेनियस कंसेप्ट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना पूरा चैप्टर कर लेंगे।
और मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर के लिए किसी और स्टडी मटेरियल को उठाने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टडी मटेरियल का मतलब कि आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन, क्योंकि वो मॉडिफाइड नहीं है ना, वो पुराने वाले हैं रूल के अकॉर्डिंग, अब अमेंड हो चुका है। तो आपको पता है क्या पढ़ना है एग्जाम से पहले? सिर्फ स्टडी मटेरियल और कोई आरटीपी या एमटीपी जो नया इश्यू होता है चेंजेस आने के बाद, बस आपको वही पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। पिछला पढ़ोगे तो कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया नहीं होगा, या तो मैं उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो वो भी कोई फायदेमंद नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि फिगर्स चेंज हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट में इतनी मेहनत नहीं करता, वो क्या करते हैं, फिगर्स ऊपर नीचे कर देते हैं, एक आधा पॉइंट इधर करके इधर कर दिया, बस यही काम चलता है। तो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो कोई प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं होने वाली। आप सिर्फ यही 10 क्वेश्चन करेंगे, 6 आपके स्टडी मटेरियल के इलस हैं और बाकी 4 प्रैक्टिकल हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके ये होने चाहिए, और एक आधा आरटीपी और एमटीपी का एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको करना है। ठीक है, बस इस क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर हम पूरा कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।